नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आज क्षमा चाहेंगे आपसे लाइव नहीं जुड़ पाए, कुछ तकनीकी समस्या थी। लेकिन ये आपको जो ये रिकॉर्डिंग है आज की, ये बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसे ही हम टेक्निकल फ्रंट पर काम कर रहे हैं, तकनीकी फ्रंट पे जैसे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम आपसे मिल पाएँगे। तो मैं मान कर चलती हूँ कि मेरे कल वाले सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, हम उसे आगे बढ़ाएँगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का संदेश, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आपको कुछ संदेश देती हूँ, तो आप सभी जो सपना देख रहे हैं, जो आपने सपना पाला है ये जूनियर अकाउंटेंट का, ये सपना ज़रूर देखिए। सपना देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। लेकिन सपने कौन से पूरे होते हैं? बताइए, बताइए, बताइए। सपने वो पूरे होते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है। सपने वो पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा कर जुट जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आशा है कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, वे सभी कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है। इसी दुनिया में, इसी संसार में सभी ये सब्जेक्ट्स बसते हैं। और आप अपने जीवन के जितने भी वर्ष, 21, 22, 23, जितने भी वर्षों के आप हैं, उतने वर्षों में आपने अपने जीवन में जो भी देखा है, उन सभी की परीक्षा है। परीक्षा केवल उसकी नहीं होती है जो आप अभी 1 महीना, 2 महीना पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको व्यवसाय पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि व्यवसाय जीवन में पहली बार आप नाम ही मुझसे सुन रहे हैं। आज तक आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है, उस सब की परीक्षा होती है ये। तो इसलिए आप अपने कान खुले रखें, अपना दिमाग खुला रखें और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जाएँ, परिश्रम करते जाएँ। आपके सपने बिल्कुल पूरे होंगे और केवल आपके ही नहीं, आपके साथ-साथ आपके माता-पिता के, आपके परिवार, आपके गुरुजनों, आपके मित्र, सबके, आपके भाई-बहन, सब जो आपके चाहने वाले हैं, आपके लिए शुभकामनाएँ रखने वाले लोग हैं, सबके सपने आप पूरे करेंगे। मेरी दिल से ऐसे आप सभी के लिए कामना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिलेबस मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। टीचर्स को आप अब भली-भांति जानते हैं। जितेंद्र सर को आप जानते हैं, डॉक्टर जितेंद्र जो आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर मुकेश आपको ऑडिटिंग पढ़ा रहे हैं और डॉक्टर नवनीत जी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और मैं डॉक्टर आरती चोपड़ा आपको बिज़नेस मेथड्स या व्यावसायिक पद्धति पढ़ा रही हूँ, जिसकी हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास और उसके बाद में कल हमने पहली क्लास ली थी। और कल जो हमने पहली क्लास ली थी, उसमें हमने जो किया था उसे हम केवल 5 मिनट में एक रिवीजन के तौर पर करेंगे। जो भी मानव क्रियाएं करता है उसे मानविक क्रियाएं कहते हैं या मानव क्रियाएं कहते हैं। मानव क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, आर्थिक जिसमें अर्थ सम्मिलित होता है और गैर आर्थिक या अनार्थिक कह लीजिए। गैर आर्थिक जिसमें कि अर्थ सम्मिलित नहीं होता, पैसा सम्मिलित नहीं होता है। जैसे कि आपने होटल में खाना खाया तो अर्थ सम्मिलित है, माताजी ने आपके लिए घर पर खाना बनाया तो अर्थ सम्मिलित नहीं है, आर्थिक व गैर आर्थिक। पर चूंकि हम व्यवसाय पद्धति पढ़ रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि हम किस पर ध्यान देने वाले हैं, हम आर्थिक पे ध्यान देने वाले हैं। और आर्थिक में 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, 3 गतिविधियां होती हैं। यदि आपके घर में कोई भी कमाता है, आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन या आप स्वयं या कोई भी संसार में, तो 3 प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। या तो प्रोफेशन से, अर्थात पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, जिसे बनने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, वो भी एक विशिष्ट प्रकार के किसी स्कूल या कॉलेज से। उसके बाद रोजगार, जिसमें हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं, कोई और हमारा बॉस है और हम उसके लिए कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं,
जिसे कहा जाएगा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है व्यवसाय या बिजनेस, जिसमें हम स्वयं अपने लिए काम करते हैं। तो स्वयं अपने लिए क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बताइए? खरीद बेच करके। किसको खरीद बेच करके? या तो वस्तुओं को या फिर सेवाओं को। ठीक है। व्यवसाय एक ऐसी गतिविधि है जिसमें धन के बदले क्योंकि आर्थिक है, और किन चीजों का? वस्तुओं अर्थात गुड्स, और सेवाओं अर्थात सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज, वस्तु या सेवाओं का या तो हम उत्पादन करते हैं, या फिर हम उत्पादन नहीं तो हम विक्रय करते हैं, बेचते हैं, या एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। लेकिन ये कैसे होना चाहिए? एक बार या हमेशा? नहीं, हमेशा, नियमित तौर पर होना चाहिए। और किस उद्देश्य से होना चाहिए? लाभ कमाने के उद्देश्य से। प्रॉफिट अर्निंग शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमने कल किया था। अच्छा, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने व्यवसाय की परिभाषा तो जान ली। व्यवसाय की परिभाषा जानने के बाद अब हम आते हैं व्यवसाय की विशेषताओं पर। व्यवसाय की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या विशेषताएं व्यवसाय की आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहली विशेषता क्या है? आर्थिक गतिविधि। अगर माता जी आपके लिए एक भोजन बना रही हैं तो वह बिजनेस नहीं है, वह व्यवसाय नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ सम्मिलित नहीं है, तो यह आर्थिक गतिविधि नहीं है। जबकि जब आप बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, चाहे वो खाने का, पहनने का, किसी भी प्रकार की वस्तु जब आप बाजार से खरीद रहे हैं तो वे क्या है? आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि उसमें पैसा सम्मिलित है। तो बिजनेस के बारे में एक बात क्या हुई कि जो व्यवसाय है वो कैसी गतिविधि है? वो एक आर्थिक गतिविधि है। दूसरी बात, क्या इसमें माल व सेवाओं का, माल मतलब गुड्स जैसा आपको बताया, और सेवाओं अर्थात सर्विसेज आपको बताया। तो माल का उदाहरण लें, जैसे कि मैं बाजार गई और मैंने एक साबुन खरीदा और मैंने साबुन के 20 रुपए दिए, तो ये क्या हुआ? मैंने क्या खरीदा है बाजार से? माल। और जबकि मैं यहाँ से टैक्सी करके ओला करके और अपने घर गई तो मैंने ओला वाले ड्राइवर जी को जो पैसे दिए वो मैंने क्या खरीदा उनसे? सेवाएं या सर्विसेज। तो माल या सेवाएं, उत्पादन या विनिमय, या तो उत्पादन किया जाए या फिर बेचा खरीदा जाए। विनिमय में मतलब आप देख लीजिए कि बार्टर सिस्टम तो आजकल बहुत चलन में नहीं है, तो खरीदने बेचने को हम विनिमय कह सकते हैं कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको सामान दिया। आपने किसी दुकानदार को पैसे दिए, उसने आपको कुछ सामान दिया। तो कहने का मतलब है या तो माल या फिर सेवाओं का, या तो उत्पादन या फिर विनिमय। अब अगला देखिए, निरंतरता। कल हमने इस विषय पर बात की थी कि वह बिजनेस होता है जिसमें किसी भी कार्य की निरंतरता होती है। क्योंकि अगर आपने कोई एक ही बार काम करके छोड़ दिया, एक बार कुछ बेचा और फिर छोड़ दिया, तो उसे निरंतरता नहीं कहेंगे। इस कारण वह व्यवसाय भी नहीं होगा। मान लीजिए कि मेरे घर में कोई पुराना टीवी पड़ा है जो मैं बेचना चाहती हूँ और मैंने वो बेचा, तो मैं क्या टीवी के व्यवसायी कहलाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरे टीवी बेचने के काम में निरंतरता नहीं है। लेकिन वही मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं वहां रोज टीवी बेचती हूँ, फ्रिज बेचती हूँ, तो मेरा टीवी बेचने का व्यवसाय कहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? निरंतरता। उसके बाद अगला है लाभ कमाने का उद्देश्य। प्रथम उद्देश्य क्या होता है किसी भी बिजनेस का? लाभ कमाना। बताइए, क्या होता है किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य? लाभ कमाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवसाय के और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, परंतु जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना। क्योंकि और कोई भी जो उद्देश्य है व्यवसाय के बच्चों, और कोई भी उद्देश्य तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक व्यवसाय के पास लाभ नहीं होगा। आपने सुना है, भूखे पेट न होत
भजन गोपाला। तो जब तक बिजनेस के पास लाभ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तब तक व्यवसाय अपने जो दूसरे उद्देश्य हैं उन्हें भी पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस के दूसरे उद्देश्य भी हम जानें, तो पहला जो प्रथम जो मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय का, वो तो होना ही पड़ेगा, जो है लाभ कमाना। समझ रहे हैं आप? हम ये मानते हैं कि व्यवसाय से हमारे देश की तरक्की होती है, लेकिन देश की तरक्की भी तो तभी होगी जब व्यवसाय लाभ कमाएगा। लाभ कमाएगा तो सरकार को टैक्स देगा, जब सरकार को कर मिलेगा तो देश की तरक्की होगी। अर्थात लाभ कमाना जो है वो किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है। और ये किसके लिए गिफ्ट है? ये उस व्यक्ति के लिए गिफ्ट है जो कि एक व्यवसायी है, जो कि एक व्यवसाय करता है और जोखिम उठाता है। उस व्यक्ति के लिए ये एक गिफ्ट है कि उसे जोखिम उठाने के बदले में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। हानि भी हो सकती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। अगला आता है जोखिम। देखिए बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए आप नौकरी करते हैं, आपने नौकरी करी, रोजगार, और आपसे कहा गया कि आपकी 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह होगी। आपको ये कह दिया गया। अब आप 1 तारीख को खिड़की में हाथ डालेंगे और आपको 30,000 रुपये जो है वो आपके मिल जाएंगे। चाहे जो आपका नियोक्ता है वह बिजनेस सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका व्यवसाय ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कम अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन आपको 30,000 की नौकरी के जो एक अमाउंट है, जो फिक्स आपकी सैलरी है, उस पर अगर आपको नियुक्ति दी गई है तो आप हाथ डालेंगे, आपको 30,000 मिलेंगे। वो बात अलग है कि आजकल तो बैंक खाते में आते हैं, पर ये एक कहने के लिए उदाहरण है कि खिड़की में हाथ डालते थे ना पहले, तो पैसे मिलते थे। लेकिन जब आप व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में जोखिम होगा कि आपको लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जोखिम का काम है व्यवसाय, जो है वो एक जोखिम का काम है, क्योंकि हर माह आपको एक बंधी हुई इनकम होगी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपको कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है इनकम। आपको लाभ कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी, कभी कभी नहीं भी मिल सकता, कभी कभी हानि भी हो सकती है। तो जोखिम है। लेकिन एक कहावत है, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। जितना अधिक जोखिम लेगा व्यवसायी, उतना ही अधिक लाभ भी वह कमा सकता है। एक देखिए, एक कोई पान का व्यवसायी है या चाय बेचने का व्यवसायी है। मान लीजिए उसने जोखिम कितने का लिया है? 10,000, 20,000 का। उसने एक ठेला खरीदा, उसने कुछ बर्तन खरीदे, उसने कुछ चाय पत्ती, चीनी, मतलब उसने 10-20 हज़ार का जोखिम लिया। तो उसको लाभ भी कितना होगा? अगर उसे लाभ होगा भी तो 20,000, 30,000 इतना लाभ होगा। लेकिन कुछ ज्यादा भी आजकल कमा रहे हैं चाय बेच के, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप कहीं बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई बड़ा आप निवेश करेंगे, तो जितना ज्यादा निवेश आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होने की संभावना है। तो मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। अब आप देखिए, अंबानी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, किसी में निवेश करें करोड़ों रुपए, लेकिन अगर वो चल गया व्यवसाय तो उससे जो लाभ होगा वो भी करोड़ों में ही होगा। तो जोखिम है बिजनेस में। उसके बाद अनिश्चितता। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवसाय में कुछ भी निश्चित नहीं है। नौकरी की तरह ये तय नहीं है कि एक पर्टिकुलर तारीख को आपको उस तिथि को, एक नियत तिथि को ही आपको एक नियत अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक नियत तिथि को उतना ही पैसा मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्यवसाय में अनिश्चितता है। व्यवसाय में आपको कभी ज्यादा मिल सकते हैं, कभी कम मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं, कभी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो अनिश्चितता व्यवसाय में बनी ही रहती है। ठीक है। देखिए, जब जैसे हमारे 11 पॉइंट्स हैं सिलेबस में, 11 पॉइंट्स के अंतर्गत जो है हमारा ये कोर्स चल रहा है व्यवसाय पद्धति का। मैं क्या करूंगी, आपसे जैसे ही अपना फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाएगा, जैसे ही ये पहला पॉइंट कवर होगा, वैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट में जितने भी एमसीक्यू बन पा रहे हैं वो आपसे एक बार डिस्कस करूंगी। तो एक एमसीक्यू क्या बन सकता है इस विषय में? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता नहीं है,
है ना, निम्न में से कौन सी जो है वो व्यवसाय की विशेषता नहीं है, तो कोई 3 तो इसमें से विशेषताएं लिखी होंगी और कोई एक जो है वो कोई अलग से कुछ दे दिया जाएगा। तो इसलिए आपको विशेषताएं एक बार नजर में रखनी जरूरी है कि व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है। बस कीवर्ड्स याद कर लीजिए, कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। आर्थिक गतिविधि है, माल या सेवाएं या तो गुड्स या सर्विसेज, उनको या तो प्रोड्यूस किया जाता है उत्पादन या फिर उनको बेचा खरीदा जाता है। निरंतरता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। लाभ कमाने का प्रथम उद्देश्य, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जोखिम रिस्क है और अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी नहीं कभी हाँ। तो ये आप व्यवसाय के कुछ विशेषताएं जो हैं वो अपने माइंड में रख लीजिए। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ तक यदि आपको कोई समस्या आती है तो दो आपके पास तरीके हैं। एक तो ये कि आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है थोड़ा तकनीकी कारणों से, या तो आप उसमें नीचे अपने कमेंट्स में जब ये क्लास डाली जाएगी चैनल पे यूट्यूब पे, तो आप नीचे जो है कमेंट्स में अपनी जो प्रॉब्लम हो वो लिख दें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट्स में ही आपकी सॉल्व कर दूं। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम अगली लाइव क्लास में मिलेंगे, शायद कल मिलेंगे, जब हमारी ये तकनीकी समस्या इंटरनेट की सॉल्व हो जाएगी, हम मिलेंगे, तो आप मुझसे तब पूछ सकते हैं जब भी जो भी आपको समस्या आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिए, अब हम आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका जो नाम है वो है व्यवसाय का क्षेत्र। व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस। मैंने आपसे कहा था मैं टेक्निकल टर्म्स दोनों भाषाओं में बोलूंगी जिससे कि हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी परेशानी नहीं हो। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस, क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है, क्या स्कोप है इसका, स्कोप पढ़ते हैं। देखिए स्कोप में क्या है, स्कोप में ये मल गलत लिख दिया गया है, ये माल है स्टूडेंट्स, ये माल है ना, ये माल है। अब देखिए स्कोप क्या है, व्यवसाय का स्कोप है, पहले हम दो ब्रॉड जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। और इसके व्यवसाय के क्षेत्र में पहले है उद्योग, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। क्या कहेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंडस्ट्री। नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, सब मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उद्योग अर्थात इंडस्ट्री और वाणिज्य अर्थात कॉमर्स। तो बिजनेस के दो पार्ट्स हैं, बिजनेस के दो पार्ट्स हैं, उद्योग और वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये हमने क्या पढ़ा है, स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस दो प्रकार के हैं, बिजनेस को दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो भागों में हम विभाजित कर रहे हैं। पहला क्या है, उद्योग इंडस्ट्री, और दूसरा क्या है, वाणिज्य या कॉमर्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, मैं मान के चल रही हूँ आपको यहाँ तक क्लियर है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है व्यवसाय को, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला उद्योग या इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स या वाणिज्य। नाम से ही आपको लग रहा है जहां कुछ बनाएंगे वो उद्योग और जहां पे बना हुआ केवल खरीदेंगे बेचेंगे वो वाणिज्य। ठीक है, तो आप उद्योग देखते हैं। उद्योग क्या है, इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है या व्यवसाय का वह भाग है जो जिसमें कि कुछ बनाया जाता है, कुछ सृजन होता है, कुछ बन रहा है, कुछ नहीं था और अब है, यानी कि कुछ सृजन हुआ है, कुछ बना है जो पहले अस्तित्व में नहीं था लेकिन अब अस्तित्व में आ गया है। तो अब पहले कुछ चीज नहीं थी लेकिन अब वो कोई चीज है, अर्थात हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, हम किसी चीज को बना रहे हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, उद्योग। अब उद्योग भी देखिए दो तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक कौन सी है, प्राथमिक वो है जिसमें कि हमें कुछ
नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करना है, नेचर से ही, हमें प्रकृति से ही मिला है वो, नेचर से ही। जैसे कि मान लीजिए कृषि, कृषि क्या है, किस प्रकार का उद्योग है, प्राथमिक उद्योग है, क्योंकि हमें नेचर ने कुछ दिया है और हम निकाल रहे हैं। या माइनिंग, खनन, हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने हमें ज़मीन के अंदर, भूतल में कुछ हमें मिनरल्स दिए हैं, कुछ हमें अच्छे कीमती उपहार दिए हैं, जो हम उनको खोद करके निकाल रहे हैं। या फिर हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ने का, क्योंकि हमें समुद्र ने इतनी ढेरों विशाल मछलियाँ दी हैं, तो हम वो मछली निकाल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा उद्योग जो कि हमें कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, और हम उसको निकाल रहे हैं, हम उसको यूज करने के लिए प्रकृति से ले रहे हैं, जैसे कि कृषि है, खनन है, या मछली पकड़ना है, तो ये सभी किस में आ गए, प्राथमिक उद्योग में। किसमें आ गए, प्राथमिक उद्योग में। जबकि द्वितीयक उद्योग क्या है, सेकेंडरी उद्योग क्या है, इसमें भी कुछ बन रहा है, लेकिन वो बन कैसे रहा है, मैन मेड, मनुष्य निर्माण कर रहा है। जैसे कि पुल बनाना और सड़क बनाना, या फिर कच्चे माल से पक्का माल बनाना। कच्चे माल से पक्का माल पता है ना आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये आज सूट पहना है, ये सूती है, कॉटन का सूट है, तो सूती कैसे बना होगा, सूत काता गया होगा, उसका धागा बना होगा, उस धागे से या तो हैंडलूम से या मशीन से इसको कपड़े में बनाया गया होगा। तो कच्चे माल से यानी कपास से किस प्रकार से ये एक सूट बना करके तैयार कर दिया। तो ये किस प्रकार का उद्योग है, ये है द्वितीयक उद्योग। किसी चीज का उत्पादन करना, कच्चे माल से पक्का माल बनाना, और पुल निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, ये सभी किस में आ गए, द्वितीयक या सेकेंडरी उद्योग में। बताइए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया है, कि मैडम ने तो एक साथ बहुत सारा बता दिया है, तो रुक जाते हैं 2 मिनट, आप वापस से एक बार अपने माइंड में उस पूरी कड़ी को बना लीजिए कि जो भी अभी तक आपको बताया गया है। अभी तक मैंने आपको व्यवसाय का अर्थ बताया है, और व्यवसाय का अर्थ बताने के बाद में मैंने आपको व्यवसाय की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि व्यवसाय में अर्थ सम्मिलित होता है, व्यवसाय निरंतर होता है, व्यवसाय में उत्पादन या विनिमय होता है, माल या सेवाएं बेची और खरीदी जाती हैं, इसमें व्यवसाय में जोखिम होता है, व्यवसाय अनिश्चित होता है। मैंने आपको विशेषताएं बताई। विशेषताओं के बाद मैंने आपको व्यवसाय के क्षेत्र बताए, और व्यवसाय के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, उद्योग व वाणिज्य। उद्योग को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राइमरी उद्योग वो उद्योग होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं और हम उन्हें सिर्फ निकाल कर उपयोग लेते हैं, जबकि द्वितीयक वो है जो मैन मेड है, इंसान बनाता है, कच्चे माल से पक्का माल, पुल बनाता है, सड़क बनाता है। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये वाले जो शब्द आएंगे, मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज की संरचना करना, निर्माण करना, ये सारे शब्द किस में आएंगे, द्वितीयक में। और प्राइमरी में कौन से वर्ड्स आएंगे, जो कि हमें प्रकृति से मिले हैं, जमीन के नीचे मिले हैं, या जो हमें पेड़ पौधे मिले हैं, हमें मछलियां मिली हैं, या हमें और कोई जीव जंतु मिले हैं, उनसे जो काम हो रहा है वो आएंगे प्राथमिक में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, जो है वाणिज्य, कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स सभी वो एक्टिविटीज हैं। कॉमर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत एक विस्तृत एक टर्म है। कॉमर्स बच्चों एक ऐसा टर्म है कि जो माल को बनने से लेकर के, जहां माल बन रहा है, या प्रकृति ने दिया है या इंसान बना रहा है, वहां से लेकर के जो मेन कस्टमर है, जो मेन उपभोक्ता है, जो उस माल को उपयोग करेगा, वहां तक पहुंचने की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सभी किस में आती हैं, कॉमर्स या वाणिज्य में। समझे बच्चों? एक बार फिर बताऊं, माल बन रहा है, माल कहाँ बन रहा है, या तो उद्योग में है भाई, उद्योग में या तो प्रकृति से मिले उद्योग में, या फिर जो इंसान बना रहा है उसमें। वहां से लेकर के जो फाइनल उपभोक्ता है,
जो अल्टीमेट उपभोक्ता जिसे कि वह वस्तु यूज करनी है, जैसे कि मैंने ये सूट यूज किया, पहना, तो जो मैं कौन हूं इस सूट की? उपभोक्ता, फाइनल उपभोक्ता। तो जब मैं फाइनल उपभोक्ता हूं तो ये कपड़ा कच्चा कप माल आने से लेकर के और बनने से लेकर के और मुझ तक पहुंचने का जो पूरा ये प्रोसेस हुआ है, ये सारी गतिविधियां किस में आएंगी? कॉमर्स में या वाणिज्य में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब वाणिज्य में आएंगी ये। अब वाणिज्य जो है, अगेन हम इसके दो भाग कर सकते हैं, माल का व्यापार और सेवाओं का व्यापार। हम इसे जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ट्रेड। कॉमर्स के हम दो पार्ट्स करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब सहायक, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ट्रेड की सहायक, मतलब व्यापार की सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। अब समझना, देखो ट्रेड का क्या मतलब है? बेचना खरीदना, और उस बेचने खरीदने को के कारण, मतलब जो ये बेचना खरीदना हो रहा है उसको संभव बनाने के लिए कुछ सेवाएं लगती हैं। देखो बेटा, अब ये सब छोड़ो, अब इसको बिल्कुल एक आम साधारण भाषा में सुनो और समझो तो आपको समझ में आएगा। मान लो कि मारुति कार मुझे खरीदनी है। अब मारुति की कार कहाँ बन रही है? गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में बन रही है, उसकी वहां मानेसर में और कहीं भी उनकी फैक्ट्री है। तो पहली बात तो जब कार बन रही है फैक्ट्री में तो वो कौन सा उद्योग हो गया? द्वितीयक उद्योग हो गया। अब जब वो मारुति का जो डीलर है जो बेच रहा है कार, वो क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, माल का व्यापार। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए गाड़ी? जयपुर में। मुझे कहाँ चाहिए? जयपुर में। अब मैं तो जयपुर के डीलर के यहाँ जाऊंगी, मैं तो गुड़गांव के डीलर के यहाँ नहीं जाऊंगी। तो अगर मैं जयपुर के डीलर के यहाँ जाऊंगी तो आप मुझे बताइए कि गुड़गांव का डीलर जो है वो तो कर रहा है माल का व्यापार, जयपुर का डीलर भी कर रहा है माल का व्यापार। माल क्या है इसमें? मारुति की गाड़ी। लेकिन गुड़गांव के डीलर से जयपुर के डीलर तक गाड़ी आई कैसे? बताइए कैसे आई? यातायात, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे आई? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? सेवाओं का व्यापार, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये सेवाएं, आपको बताया ना यातायात किस में आता है? यातायात कोई माल तो है नहीं, यातायात किस प्रकार का व्यापार है? सेवाओं का। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक भर के जाते हैं। मान लीजिए आज आपकी पोस्टिंग हो गई, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपकी पोस्टिंग जो है वो किसी और जिले में हो गई। मान लीजिए कि आपकी हनुमानगढ़ जिले में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से अपना कुछ सामान भर के लेकर जाएंगे, है ना, सामान लेकर जाएंगे। तो जो सामान लेकर जाएंगे उस यातायात में, उस ट्रक में, टेम्पो में, तो वो टेम्पो क्या है? वो टेम्पो सेवाएं हैं। वो आप सेवाएं ले रहे हैं, आप माल तो नहीं खरीद रहे। ये थोड़ी ना कि वो टेम्पो भी आप ही खरीद लेंगे, वो आप क्या खरीद रहे हैं? सेवाएं। तो इन सेवाओं को कहा जाता है, सेवाओं का व्यापार। बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो सामान बेचा खरीदा जा रहा है उसकी आवश्यकता तो है ही है, लेकिन उस सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यातायात की भी आवश्यकता है। यातायात के अलावा आपको और उदाहरण दूं सेवाओं का? बीमा। बीमा सुना है आप सभी ने? बीमा जानते हैं आप? बीमा देखिए, बीमा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए रास्ते में जब सामान आ रहा है गुड़गांव से जयपुर, ईश्वर ना करे रास्ते में आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए और वो गाड़ियां जो आ रही हैं गुड़गांव से जयपुर में वो जयपुर पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या होगा? ऐसे में माल का बीमा करवाना उस माल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो आप बीमा कंपनी को पैसे देते हैं और बीमा कंपनी आपको आश्वासन देती है कि यदि एक्सीडेंट हो गया, यदि आग लग गई तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। और यदि आग नहीं लगी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो जो आपने फीस बीमा कंपनी को दी है, बीमा कंपनी का वो लाभ है। तो बीमा जो है वो किस प्रकार का व्यवसाय है? सेवाओं का। सेवाओं का है ना, सेवा है, बीमा कोई चीज तो नहीं है।
आज मैंने बीमा खरीदा और पैसे दिए, तो मेरे पास कोई वस्तु थोड़ी ना आई, बीमा कोई वस्तु थोड़ी ना है जिसे मैं देख सकती हूँ या छू सकती हूँ। बीमा तो एक सेवा है। उसी प्रकार से एक और सेवा है बैंकिंग। अब देखिए, आज का ज़माना ऐसा है कि कोई भी बड़ा व्यवसाय जो है वो बिना ऋण लिए नहीं हो पाता। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, टाटा बिरला, सबको क्या चाहिए? ऋण चाहिए। तो ऋण कहाँ से मिलेगा? बैंक से। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग भी एक सेवा है। तो व्यवसाय करने के लिए जितनी भी सेवाओं की आवश्यकता है, जैसे यातायात, बीमा, बैंकिंग, ये सभी क्या कहलाती हैं? सेवाएं। तो वाणिज्य के दो भाग हो गए। एक तो हो गया माल, माल जो खरीदा बेचा जा रहा है। मान लीजिए मैंने ये पेन खरीदा, तो ये पेन खरीदना बेचने वाले के लिए व्यापार और मैं उपभोक्ता, तो ये हमारे बीच क्या हो गया? माल का व्यापार। मैंने पेन खरीदा, लेकिन ये पेन जहां बना होगा, जहां जिस फैक्ट्री में बना होगा, उस फैक्ट्री से मेरे घर के पास के स्टेशनरी की दुकान तक पहुंचने के लिए जो भी यातायात लगा, बीमा लगा या बैंकिंग सेवाएं लगी, वो सभी किसके अंतर्गत आ गई? सेवाओं के अंतर्गत। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, सेवाएं होती है, वो है विज्ञापन। कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया माल क्यों ना हो, जब तक उपभोक्ता को ये पता नहीं होगा कि इस प्रकार का माल मार्केट में उपलब्ध है, वो खरीदेगा ही नहीं। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये उपलब्ध है या नहीं? किससे पता चलेगा? विज्ञापन से। किससे पता चलेगा? विज्ञापन से। तो विज्ञापन भी एक सेवा है। समझे आप? एक बार पुनः एकदम माइंड को शांत कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 2-4 मेरे साथ ही लीजिए। पीना चाहे तो एक बार पानी पी लीजिए। घबराइए मत, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि हम लाइव नहीं है तो इसलिए मैं ये नहीं पूछ पा रही हूँ आपसे, लेकिन मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है। आपने पानी पिया? 1 मिनट, मैं भी एक सिप पानी पी लेती हूँ। जी, तो कहाँ थे हम? हम यहाँ थे कि आप घबराइए मत, सांस लीजिए और फिर सुनिए। आपको पता लग गया कि व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें अर्थ सम्मिलित है, माल बेचा या खरीदा जाता है, माल या सेवाएं। नियमित तौर पे लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है, अनिश्चितता है, जोखिम है। समझ आ गया यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा इसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र दो प्रकार का है ब्रॉडली। व्यवसाय को हम उद्योग और वाणिज्य दो भागों में बांट सकते हैं। उद्योग का मतलब है किसी बात का सृजन करना, किसी चीज का सृजन करना, जो चीज अस्तित्व में नहीं थी उसे अस्तित्व में लाना, या फिर अस्तित्व में थी लेकिन मानव के हाथ में नहीं थी, उसे मानव के हाथ में लाना। ये सब है उद्योग। उद्योग दो प्रकार का है, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक जो हमें प्रकृति से मिला है, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, वो आपको और ज्यादा इसके सब टाइप करने की जरूरत नहीं है। पर एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब हमने कोई एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे कि हमने कृषि की है, हमने खनन किया है, हमने नीचे से निकाला है कुछ माल। और जेनेटिक मतलब जो जो हमें अपने एनिमल्स, या हमें मछली मिल रही है, या हमें कोई कि किसी प्रकार के पशुओं से कुछ हमें मिल रहा है, तो ये सब क्या हो गया? प्राथमिक। द्वितीयक में क्या आ गया? मैन मेड, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। हमने कच्चे माल से पक्का माल बनाया, हमने पुल बनाया, सड़क बनाई, ये सब हो गया उद्योग। अब बात करें वाणिज्य की। वाणिज्य वो सभी गतिविधियां होती हैं जो उद्योग में माल तो बन गया लेकिन अभी तक उपभोक्ता तक तो पहुंचा नहीं। तो उद्योग में माल बनने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचने की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी किस में आ गई? वाणिज्य में। वाणिज्य एक बड़ा टर्म है, सभी गतिविधियां आ गई उसमें, सभी। अब ये सभी गतिविधियां कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत सारी गतिविधियां हैं।
मतलब माल जो है उद्योग से दुकानदार के पास पहुंचेगा, डायरेक्ट दुकानदार नहीं हो सकता है बीच में कोई और डीलर हो, डीलर के पास पहुंचेगा, फिर उपभोक्ता, दुकानदार के पास पहुंचेगा, फिर उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। इस पहुंचने के बीच में हमें उस माल का विज्ञापन भी करना पड़ेगा, हमें उस माल को यातायात से यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना पड़ेगा, हमें उस माल का बीमा भी कराना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, हमें उस माल के लिए कोई लोन की ज़रूरत होगी तो बैंकिंग भी कर चाहिए होगी। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, आ गई वाणिज्य में। तो जो माल का लेन देन है वो आ गया ट्रेड, अर्थात माल का व्यापार, और उस माल के व्यापार के लिए जितनी भी सेवाओं की आवश्यकता है वो आ गया सेवाओं का व्यापार या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब देखिए फिर से देखते हैं। अब माल का अगर हम व्यापार जो देख रहे हैं, माल का व्यापार कितने प्रकार का हो सकता है, माल का व्यापार कितने प्रकार का हो सकता है? तो देखिए 2 प्रकार का हो सकता है, आंतरिक और बाहरी, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको हमने इन दोनों को मान लिया इंटरनल और इन दोनों को मान लिया एक्सटर्नल। ये तो हो गए आंतरिक और ये हो गए बाहरी। तो आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए थोक और रिटेल, इंटरनल में फिर 2 हो गए, थोक और रिटेल, मतलब होलसेल और रिटेल। ये तो आपने, चाहे आप कॉमर्स के हो या कॉमर्स के ना हो, पक्की बात है कि आपने ये सुना होगा कि अरे होलसेल में खरीद के लाया हूँ, बहुत सस्ता पड़ा है। बताओ सुना है कि नहीं? मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स पे, लाइव नहीं है लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि जब आपने कभी ना कभी ये शब्द बोला या सुना होगा कि होलसेल पे लेकर आया हूँ, बहुत सस्ता मिला है, अरे वहाँ पटाखे होलसेल में मिलते हैं, अरे संक्रांत है, अरे चलो वहाँ पतंगे होलसेल में मिलती हैं। होलसेल का क्या मतलब है? होलसेल का मतलब ये है कि जब माल उद्योग में तैयार होता है तो उद्योग से सीधा दुकानों पे नहीं पहुंचता है, उद्योग से पहले किसी डीलर के यहाँ, किसी होलसेलर के यहाँ पहुंचता है, किसी होलसेलर के यहाँ, किसी थोक विक्रेता के यहाँ, जो कि सस्ता होता है, क्योंकि उद्योग वाले अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं, अपना लाभ उसमें ऐड किया और वो किसको दे दिया, किसी थोक विक्रेता को दे दिया, तो थोक विक्रेता के पास पहुंच गया। अगर आप सीधा थोक विक्रेता से खरीद लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन थोक विक्रेता से सस्ता पड़ेगा तो हम क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो हमें एक एक पीस नहीं देता। थोक विक्रेता का ये काम नहीं है कि भैया एक पेन दे दो या भैया एक ये दे दो, एक नहीं है ना, थोक में लेना पड़ता है ज्यादा क्वांटिटी में। फिर थोक विक्रेता किसको बेचेगा? रिटेल को। ये रिटेल कौन से हो गए? वो दुकानदार जो हमें हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं, हमें जो हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं दुकानदार, वो कौन हो गए? रिटेल। तो उद्योग किसको देगा? किसी डीलर को या होलसेलर अर्थात थोक विक्रेता को। और थोक विक्रेता किसको बेचेगा? रिटेलर यानी कि दुकानदार को। और दुकानदार से कौन खरीदेगा? हम, यानी कि उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम खरीदेंगे। तो इंटरनल जो ट्रेड है वो 2 प्रकार का हो गया, थोक अर्थात होलसेल और रिटेल। ठीक है, होलसेल और रिटेल। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एक्सटर्नल, देश के बाहर, भारत के बाहर, आयात या निर्यात, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। आयात अर्थात इंपोर्ट, इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे कि भारत क्या तो इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा देश भारत इंपोर्ट करता है अर्थात आयात करता है, हमारे पास वो नहीं है, हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। और कुछ ऐसा माल है जो हमारा भारत देश एक्सपोर्ट करता है, हमारे पास बहुत बढ़िया है वो माल और हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं या निर्यात करते हैं। तो आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए आपका होमवर्क है,
क्योंकि हम लाइव नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो मैं आपसे अभी लाइव में ये प्रश्न पूछती। लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि इसमें कॉमर्स का होना या कॉमर्स का ना होना से कोई इसका वास्ता नहीं है। आप अपने अपने जीवन के जो भी 20-22 वर्ष देखे हैं, उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे भारत में नहीं होते, हमारे भारत में उगते नहीं, मिलते नहीं, या वहाँ का जलवायु ऐसा नहीं कि हमें मिल पाए, या हमारे खनन में वो चीज़ है नहीं, तो हमें मंगवाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। और ऐसा क्या है जो हमारे भारत के पास भरपूर मात्रा में है, और हम न केवल अपने खुद के नागरिकों की डिमांड्स को पूरा करते हैं, बल्कि हम उसे एक्सपोर्ट या निर्यात भी करते हैं। तो आप मुझे निर्यात के भी प्रोडक्ट्स बताइएगा। तो ये दोनों हो गए आयात निर्यात, यानी ये एक्सटर्नल। तो आप चाहें, अगर मैंने आपको, ताकि और ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसके 2 पार्ट्स नहीं किए माल का व्यापार। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि माल का व्यापार के फिर से 2 पार्ट्स कर दिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल, मतलब थोक और रिटेल, और एक्सटर्नल में हो गए आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने एक साथ चारों लिख दिए हैं। तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये इसके कितने पार्ट्स हैं आए। बस आपको इनका अर्थ क्लियर होना चाहिए। कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जब उद्योग द्वारा माल किसी विक्रेता को बल्क में दिया जाता है या अधिक मात्रा में दिया जाता है, और तो उस विक्रेता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थोक विक्रेता। और जब माल थोक विक्रेता द्वारा दुकानदारों को दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता जाकर खरीदता है, उसे कहा जाता है रिटेल। ठीक है, क्लियर है? मैं आशा कर रही हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है। आप बताइए अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद और हिम्मत है और समझ सकते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया आज के लिए, क्योंकि कैसे पता चले, अब आपसे बात नहीं हो पा रही है ना। आपसे बात होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, तो मेरा भी उत्साह बना रहता है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं आज एक बार समय देखूं मैं। ऐसा करते हैं कि आज एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, और कल उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर एकदम से बहुत प्रेशर आ जाएगा कि अरे भाई ये क्या। तो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? व्यवसाय के उद्देश्य का एक भाग कर लेते हैं आज, ठीक है? व्यवसाय के उद्देश्य। अभी देखिए, कुछ देर पहले ही आपने सुना था कि व्यवसाय का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, लाभार्जन, लाभ को अर्जन करना। किसी भी व्यवसाय का सबसे मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ को अर्जित करना। तो वो कौन से उद्देश्य है? आर्थिक, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन व्यवसाय के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी हैं। तो सामाजिक उद्देश्य भी है। ये देखिए, ये यहाँ गलत लिख दिया गया है। ये वैसे भी हम कल पढ़ेंगे, ये गलत टाइप हो गया है। तो ये रहने दीजिए आप अभी, ये हम वैसे भी कल पढ़ेंगे, और ये रॉन्ग भी है। हम आज ये पढ़ते हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। किसी भी व्यवसाय का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, दोबारा कह रही हूं, भूखे पेट ना होत भजन गोपाला। यदि ये नहीं है, लाभ नहीं है, तो व्यवसाय आगे कुछ भी अपने कोई जो दूसरे उद्देश्य हैं या जो सामाजिक सरोकार हैं, सामाजिक उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाएगा। तो कौन से उद्देश्य? आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य क्या है बिजनेस का? व्यवसाय का सबसे पहला उद्देश्य है लाभ कमाना या प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, लाभ कमाना। लाभ आपको पता है कैसे होता है? लाभ पता है ना? लाभ तो बहुत कॉमन सी बात है कि मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन ने जब वो माल खरीदा,
तो उसे पड़ा कितने रुपए का, 100 रुपए का, और उसने बेचा 120 रुपए का, तो वो 20 रुपए उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ये तो हमने बात की एक ट्रेडर की, यानी एक वाणिज्य में जो काम कर रहा है। जो उद्योग लगा रहा है, मान लीजिए उसके उद्योग का खर्चा मिला करके पर यूनिट, पर पेन की एक पेन की प्राइस निकाले तो उसका है 80 रुपए। उसने थोक विक्रेता को 100 रुपए में बेचा तो उसका 20 रुपए या 10 रुपए। 80 का पड़ा, 90 में बेचा, तो लाभ तो आपको पता ही है क्या होता है। तो लाभ जो है कमाना, वो सबसे बड़ा व्यवसाय का उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक ग्राहक पाना, मार्केट में अपनी एक वैल्यू, एक अपनी स्टैंडिंग बनाना। देखिए, एक ही सामान बेचने वाले बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, तो अधिक से अधिक अपने ग्राहक बनाना या मार्केट में अपनी स्टैंडिंग बनाना, मार्केट स्टैंडिंग, अर्थात मार्केट में बहुत सारे एक ही सामान बेचने वाले लोग हैं। देखिए, अगर अपन साबुन की बात करें, आज मुझे साबुन खरीदना है नहाने के लिए, तो कितने प्रकार के साबुन हैं। देखिए कितने हैं, लक्स है, रेक्सोना है, लाइफ बॉय है, निरमा है, और पता नहीं कौन कौन से, बहुत, डव है, ये है, खूब सारे साबुन हैं। लेकिन मैं कौन सा खरीदूंगी? तो कंपनी क्या कोशिश करेगी, वो व्यवसाय क्या कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरी मार्केट स्टैंडिंग हो और अधिक से अधिक कस्टमर जो है वो मेरा प्रोडक्ट खरीदें। तो वो भी एक बिजनेस का उद्देश्य है, क्योंकि बिजनेस चाहता है कि जितने भी मार्केट है, जितना भी कस्टमर है, जितना भी उपभोक्ता है, उसमें से अधिक उपभोक्ता किसका माल खरीदे, मेरे द्वारा बेचा गया माल वो खरीदे। तो ये भी एक उद्देश्य है बिजनेस का, क्योंकि आपने कम लोगों को बेच करके लाभ कमा लिया, उससे ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं ना। आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाना भी एक व्यवसाय का उद्देश्य है। उसके बाद नवीनीकरण या इनोवेशन। देखो बच्चों, इनोवेशन तो बहुत जरूरी चीज है, नवीनीकरण। अगर आपके प्रोडक्ट में नवीनीकरण नहीं है तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको देती हूं, नोकिया। नोकिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था मोबाइल फोन का जो सबके हाथ में था, सबके मुंह पे जिसका नाम था, और सभी लोगों के पास अत्यधिक, जो जो सबसे आप कह लीजिए सर्वाधिक कस्टमर्स जो होते थे मोबाइल फोन की मार्केट में, वो नोकिया के हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा ब्रांड था। लेकिन उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने नवीनीकरण नहीं किया। जब नई टेक्नोलॉजी आई, स्मार्टफोन्स आए, जब टच फोन्स आए, तो उन्होंने टच फोन नहीं बनाया। उन्होंने सोचा कि अरे हमारा तो इतना नाम है, हम तो भाई इतना बड़ा ब्रांड है नोकिया, तो हम कोई छोटा मोटा ब्रांड थोड़ी ना है, और हमारा तो इतना बड़ा ब्रांड है और हमें तो सब खरीदेंगे, हमें कोई नवीनीकरण की जरूरत नहीं है, जैसा हमारा फोन है वैसा ही बिकेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि कोई नई चीजें आ गई। तो आप देखिए पुराने जमाने में किस प्रकार की बाइक्स चलती थी, अब किस प्रकार की बाइक्स चलती हैं। पहले आप देखिए, जब कोई बच्चा 10th पास करता था तो पिताजी क्या बोलते थे, एचएमटी की घड़ी लेकर दूंगा। अब एचएमटी की घड़ी कोई नहीं, क्योंकि अब घड़ियों में बहुत सारे नवीनीकरण आ गए, वो क्रोमोग्राफ आ गया, डिजिटल हो गई, और पता नहीं किस प्रकार के फीचर्स आ गए। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने व्यवसाय को, अपने उत्पादों को समय समय पर नवीनीकरण या इनोवेशन करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये इनोवेशन नहीं किया तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते। तो ये भी एक बिजनेस का उद्देश्य है, अपने प्रोडक्ट को समय समय पर कुछ ना कुछ, जो भी उसमें बदलाव आ रहे हैं, तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, जो भी कोई नए प्रकार की तकनीक आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट में आपको बदलाव करने ही पड़ेंगे। जरूरी नहीं तकनीक में, कई बार लुक्स में भी। आपने देखा होगा पहले हर चीज बहुत बड़ी बड़ी चलती थी, आजकल हर चीज माइक्रो का जमाना है, छोटे छोटे सुंदर, अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है, अरे बहुत। तो हर चीज को ब्यूटिफाई, एस्थेटिकली दिखने में जो खूबसूरत लगे, सुंदर लगे, तो नवीनीकरण करना जरूरी है, इनोवेशन। उसके बाद आ गया संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनिए। देखिए,
होता क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं, सीमित हैं। हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित हैं, लेकिन डिमांड कैसी है? बहुत ही असीमित है। भाई हम तो चाहते हैं हमारे पास बहुत कुछ हो, बहुत हमारे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि संसाधन तो सीमित ही हैं। तो सीमित संसाधनों का उपयोग हम सबसे अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से कैसे कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम वेस्टेज हो, हानि कम से कम हो। हम ऐसा नहीं कि यहाँ हमारा वेस्ट हो रहा है माल, यहाँ वेस्ट हो रहा है। मान लीजिए हमें कच्चे माल से पक्का माल बनाना है, तो हम इस तरीके से बनाएं कि जो कच्चे माल में जो छीजत है या जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा हमें पक्का माल मिले। या फिर मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ, आपने अपने फैक्ट्री में 5 आपने लेबर रखी जो कि आपका काम कर रहे हैं जो, लेकिन वो मजदूरों को चाय पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपने अपने आसपास में उद्योग जहां लगा रखा है वहां आसपास में कोई चाय की कैंटीन नहीं बनाई। अब वो बेचारे चाय तो पियेंगे, अब चाय पीने 1 किलोमीटर दूर जाएंगे और आएंगे तो उनका कितना देर लग जाएगी, उनका आधा 1 घंटा यूं ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपका जो आपने 8 घंटे के लिए मजदूरों को रखा है काम पे, उसमें से 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया, फिर 1 घंटा खाना खाने में चला गया। तो आपने क्या किया, जो अपने संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी सामान जो है आपके पास, आपने उसका सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया। तो सर्वोत्तम उपयोग कीजिए अपने संसाधनों का। ये एक व्यवसाय का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, क्योंकि हर व्यवसाय के पास, ये नहीं कि छोटे, आज टाटा बिरला अंबानी के पास भी लिमिटेड संसाधन ही होते हैं। उन संसाधनों में से सबसे बढ़िया सर्वोत्तम उपयोग उसका किस प्रकार करना है, जिससे कि वेस्टेज कम हो, आपका माल बिना बात के वेस्ट ना जाए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो ये एक उद्देश्य है व्यवसाय का। तो मैंने आपको व्यवसाय के 4 आर्थिक उद्देश्य बताए। लाभ कमाना, अधिक से अधिक कस्टमर्स लाना, अधिक से अधिक आप उपभोक्ता अपनी ओर आकर्षित कर सकें। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट में आए दिन नवीनीकरण करें, इनोवेशन करें, जिससे कि आपका जो उपभोक्ता है वो कहीं और जाए नहीं कि अरे वाह आप नए प्रकार का प्रोडक्ट कहीं और चले गए। तो अपने प्रोडक्ट को समय समय पर मांग के अनुसार नवीनीकरण करते रहें, और आपके आपके पास जो भी संसाधन है, सीमित संसाधन, उन संसाधनों का आप सही प्रकार से उपयोग करें। तो आपको 4 जो है वो आर्थिक उद्देश्य पता लग गए। अब अगली क्लास में हम सामाजिक उद्देश्य करेंगे, और अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे और समझते रहेंगे, कोई समस्या हो पूछते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम अगली क्लास तक अपना ये जो फर्स्ट पॉइंट के टॉपिक्स हैं ये सारे हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आपके साथ थोड़े बहुत हम एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे, ताकि आपको एक विश्वास आ जाए कि हाँ मेरा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बिल्कुल रेगुलर पढ़ते रहिए। पढ़ने में किसी प्रकार की वो मत कीजिए कि नहीं आज नहीं पढ़ना है, कोई ब्रेक नहीं है अब आपके लिए, एग्जाम तक कोई ब्रेक नहीं, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, सी यू, बाय बाय।